फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे LAC स्टैंड्स फॉर। देखिए यहाँ से आपको हेडिंग से ही पता चल गया होगा कि LAC हम शॉर्ट फॉर्म में इस सब्जेक्ट को बोलते हैं। इस सब्जेक्ट का प्रॉपर नेम है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। तो LAC शॉर्ट फॉर्म है, ये स्टैंड करता है किसके लिए? लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 2। ये है आपका ऑप्शन 2। तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम आपका स्टैंड करता है LAC के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? अब देखिए लैंग्वेज इज अ बेसिक टूल ऑफ कम्युनिकेशन और लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर्स। लैंग्वेज इज अ एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज यूजिंग साउंड एंड सिंबल्स। देखिए हम लैंग्वेज के ही जरिए कम्युनिकेट करते हैं, औरों से बातचीत करते हैं। लैंग्वेज के ही जरिए हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं दूसरों से। एक सिस्टम है वो बातचीत का, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने आइडियाज को और थॉट्स को हम औरों तक रख सकें, मतलब अपने विचारों को औरों तक प्रकट कर सकें। प्लस हम उसमें क्या यूज करते हैं? कुछ साउंड्स होती हैं जिसे हम बोलचाल में यूज करते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जिनको हम रिटन चीज में लिखते हैं तब यूज करते हैं। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में ABCD होती है, वो सिंबल्स हैं, और हिंदी में क ख ग होते हैं। तो ये तीनों ही चीजें लैंग्वेज की डेफिनेशन में आपकी आती हैं। तीनों ही चीजें लैंग्वेज के आपका बता रही हैं कि लैंग्वेज क्या है। तो आपका ऑप्शन 4 यहाँ पे ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक है लैंग्वेज का? लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। बिल्कुल, बातचीत का माध्यम है, एक कम्युनिकेशन का माध्यम है लैंग्वेज। सेकेंड इज लैंग्वेज इज अ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। ये भी बिल्कुल ठीक है, हम अपने विचारों को दूसरों तक रख सकते हैं लैंग्वेज के माध्यम से। नेक्स्ट इज बोथ 1 and 2, दोनों 1 and 2 एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है बोथ 1 and 2। तो दिस इज वेरी इजी। नेक्स्ट इज व्हाट इज LAC, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम क्या है? It is an approach in which one language is implemented throughout the curriculum is non-language subject. Next is it is an approach in which Hindi is made compulsory language for the curriculum. Formulate and implement foreign language in the curriculum. Next is none of these. तो देखिए यहाँ पे LAC क्या है? LAC एक अप्रोच है, वी ऑल नो दैट। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, LAC क्या है, LAC क्या है? LAC अप्रोच है, टाइप है, या कोई सिस्टम है, क्या है? वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिए LAC इज एन अप्रोच जिसमें हम लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करते हैं करिकुलम के अंदर। मतलब देखिए करिकुलम क्या है कि हम जो चीजें बच्चों को पढ़ा रही हैं, अब उसके लिए कोई भी टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए हमें एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए। जैसे मैथ्स है, सोशल साइंस है, आपका साइंस है, GK है, अदर सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं इनको किस लैंग्वेज में बच्चे को पढ़ाऊं? तो उसके लिए एक लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हम जानते हैं, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का मतलब है कि वहां पे इंग्लिश में पढ़ाई होती है, इंग्लिश के ही माध्यम से बाकी सब्जेक्ट्स जो नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, जो कि है साइंस, जनरल नॉलेज, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, तो वो सब पढ़ाई जाते हैं। ऐसे ही हिंदी मीडियम स्कूल में वो सब सब्जेक्ट्स जो नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, जो लैंग्वेजेस नहीं है, वो सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ाए जाते हैं? वो हिंदी मीडियम में पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है। नाउ LAC अप्रोच हेल्प स्टूडेंट्स इन। LAC अप्रोच बच्चों को किस चीज में हेल्प करता है? इट हेल्प स्टूडेंट्स टू एक्सपैंड देयर आइडियाज एंड एक्सप्लोर थिंग। EXPAND स्पेलिंग होगी, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है। इट हेल्प स्टूडेंट्स टू एक्सपैंड देयर आइडियाज एंड एक्सप्लोर थिंग। बिल्कुल, जो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोच है वो बच्चों को हेल्प करती है कि वो अपने आइडियाज को बढ़ा सके, एक्सपैंड कर सके और चीजों को और अच्छे से जान पाए, एक्सप्लोर कर पाए।
नेक्स्ट इज गेटिंग गुड मार्क्स। ये नहीं है, देखिए मार्क्स का फोकस कभी भी हमारा नहीं रहता है। हमारा जो एज अ टीचर या किसी भी अप्रोच का, किसी भी टीचिंग लर्निंग एड की बात कर लें, टीचिंग मेथोडोलॉजीज की बात कर लें, स्ट्रैटेजीज की बात कर लें, तो टीचिंग लर्निंग का बेसिक मकसद ये होता है कि बच्चे को समझ आए, बच्चा उसको अपने जीवन में ग्रहण करे, जीवन में अप्लाई करे, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में अप्लाई करे, उसके अफेक्टिव डोमेन, उसके व्यवहार में चेंजेस आए। मार्क्स पे कभी भी फोकस नहीं रहता है ब्रॉडर वे में। तो ऐसे ऑप्शंस आपको दिखे तो समझ जाना आप, इवन सीटेट वगैरह के लिए भी, कि ये आंसर्स नहीं होते हैं। मार्क्स पे हम एक गुड टीचर का फोकस कभी नहीं रहता है। नेक्स्ट इज हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन लर्निंग हिंदी। सिर्फ हिंदी के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम सिर्फ हिंदी पे फोकस करता है, नो। तो ऑल द अबव ऑप्शंस नहीं, तो 2 और 3 ऑप्शन नहीं है, तो 4th ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। तो आंसर है आपका ऑप्शन 1। इट हेल्प स्टूडेंट्स टू एक्सपैंड देयर आइडियाज एंड एक्सप्लोर थिंग्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म। अब देखिए मल्टीलिंगुअलिज्म का आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मल्टीलिंगुअलिज्म, मल्टी का मतलब क्या होता है? मल्टी का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक, और जो लिंगुअलिज्म है, लिंगुअलिज्म का मतलब होता है लैंग्वेज, मतलब 2 या 2 से ज्यादा भाषाएं। तो उनका यूज, 2 या 2 से ज्यादा भाषाओं का यूज है मल्टीलिंगुअलिज्म। सो ऑप्शन 1 है यहाँ पे, इट इज द यूज ऑफ ओनली 1 लैंग्वेज। नो, इसमें 2 या 2 से अधिक लैंग्वेजेस होती हैं। इट इज द यूज ऑफ एनी 2 और मोर लैंग्वेजेस, डेफिनेटली ये है। फिर भी हम दोनों ऑप्शन देखेंगे। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, नो, ये इसके अंडर कोई कैटेगराइज नहीं है कि 3 ही लैंग्वेजेस होंगी, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, उससे अधिक भी हो सकती हैं। देन यूजिंग फॉरेन लैंग्वेजेस इन टीचिंग लर्निंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हो सकती है आपकी 2, 3, 4, 5, 10 जितनी भी लैंग्वेजेस हो, उनमें फॉरेन लैंग्वेजेस भी हो सकती है, इंडियन लैंग्वेजेस भी हो सकती है। तो एज पर कोई फिक्स्ड नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे कह रहा है फॉरेन लैंग्वेजेस को टीचिंग लर्निंग में यूज किया जाए। सो नो। सो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखिए यहाँ पे नॉट लग जाता है, बहुत बच्चे इसको देखते नहीं हैं, सीधा वो रीड कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो वो वहां पे गड़बड़ कर देते हैं। सीटेट में ये बहुत बार देखने को मिला है, सीटेट, एचटेट में, या और आपके यूपी टेट हैं, राजस्थान टेट है, तो टेट एग्जाम में भी ये नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, ये सब में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। सो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज। तो नॉट ट्रू है तो कौन सी इनमें से स्टेटमेंट सच नहीं है? तो यहाँ पे एक एक करके रीड करेंगे। इट इज इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द लैंग्वेज ऑफ ईच चाइल्ड टू बी रिस्पेक्टेड इन द क्लासरूम। हर एक बच्चे की जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज से मतलब है जो उसकी फैमिली लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है या मदर टंग लैंग्वेज है, उसको क्लास में रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। Then children can learn other languages without losing the first language. First language होती है बच्चे की मदर टंग, जो उसके घर में बोली जाती है। तो देखिए बच्चा और लैंग्वेजेस को यूज करे, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को भूलने के लिए बोलेंगे। वो भी बच्चा सीखे, वो उसको ऑलरेडी आती है, उस पर भी फोकस रखे, साथ में अदर लैंग्वेजेस को सीखे। Then all children should be given admission in foreign universities. सभी बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिले? नो, वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो फॉरेन यूनिवर्सिटी पे एडमिशन लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता है। उसकी अगर मेहनती बच्चा है तो उसको स्कॉलरशिप मिल जाती है, और उस मतलब सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। तो सभी बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये कोई एजुकेशन का भी गोल नहीं है। एंड लास्ट इज मदर टंग ऑफ चिल्ड्रन शुड बी रिस्पेक्टेड इन द क्लासरूम। तो बच्चे की मदर टंग को क्लासरूम में हेल्प मतलब रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो यही पॉइंट्स हैं, थोड़े से देखिए क्लोजर हैं पॉइंट्स। देखिए फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे तो सिर्फ लैंग्वेजेस चेंज है, इवन सेकंड में भी। तो ये वैसे भी मिलते जुलते पॉइंट्स हैं, ये अलग है, तो वहीं पता चल जाता है कि यही जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज करिकुलम सपोज टू बी। अब देखिए करिकुलम क्या है? अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, टू organized by the school, be organized by the school, next is both और none। देखिए करिकुलम का जो मतलब है वो
अचीव द ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव सेट है उनको अचीव करना भी है, ऑर्गेनाइज करना भी है स्कूल को, सो दैट एक पर्टिकुलर वे में स्कूल चले, हमारा एक प्रॉपरली टाइम टेबल हो कि या ईयरली प्लानर हो कि इस साल में ये जो सिलेबस होता है, सब कुछ एक्टिविटीज होती हैं, वो सब करिकुलम का ही पार्ट है। तो आपका ऑप्शन 3 बोथ, तो 1 और 2 दोनों है। करिकुलम इज सपोज टू बी 1 and 2, सो हमने ऑप्शन 3 बोथ को यहाँ पे टिक किया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ, एक सोसाइटी का, होम का, घर का, स्कूल का या एरिया का, किसका करिकुलम जो है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? तो देखिए एक सोसाइटी का कल्चर करिकुलम से पता चलता है। नेक्स्ट इज करिकुलम डेवलपमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोसेस ऑफ करिकुलम, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, इवैल्यूएटिंग या ऑल। देखिए करिकुलम डेवलपमेंट में डिजाइनिंग भी होती है, इम्प्लीमेंटिंग भी होती है, इवैल्यूएटिंग भी होती है, और ये सब है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 आपका ऑल सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज करिकुलम? करिकुलम क्या है? ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ऑब्जेक्टिविटी, क्लासरूम, अफेक्टिविटी। तो जो भी एक्टिविटीज एक स्कूल में होती है, एक इंस्टीट्यूशन में होती हैं, तो वो सब है करिकुलम का पार्ट। सो ऑप्शन 1 इज योर आंसर। नेक्स्ट इज सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट, स्कूल, पेरेंट्स या करिकुलम। स्पेलिंग एरर है एंड ठीक कर लें वो आप। तो ऑप्शन 4 करिकुलम इज योर करेक्ट आंसर। सिलेबस करिकुलम का पार्ट होता है। Next is question number 13. Listening to a lecture is information listening, evaluation listening, empathetic listening and none of these. तो इनमें से listening to a lecture वो कौन सा इसका पार्ट है, क्या है वो? तो देखिए जो आपकी listening होती है मतलब सुनना, उससे आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई ना कोई ज्ञान मिलता है, तो वो है इंफॉर्मेशन लिसनिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, लिसनिंग इज बैडली अफेक्टेड बाय मैसेज ओवरलोड, एक्सेस ऑफ लिसन्ड मटेरियल, हाई स्पीड ऑफ स्पीकिंग, अ साइजेबल हियरिंग लॉस, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए लिसनिंग किस किस चीज से अफेक्ट कर सकती है? मैसेज का ओवरलोड हो, बहुत कुछ बताना हो या बहुत कुछ बताना नहीं, लिसनिंग है तो बहुत कुछ सुनना हो एक बार में, तो वहां पे इफेक्ट करेगी। हाई स्पीड ऑफ स्पीकिंग, सामने वाला बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है। अ साइजेबल हियरिंग लॉस, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें, तो ये सब चीजें जो है वो इफेक्ट करेंगी आपके लिसनिंग स्किल को। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। Then question number 15, all are the components of listening except hearing, attending, being attentive, answering, understanding and remembering. देखिए all are the components of listening। तो हम लिसनिंग में क्या क्या होता है, कौन कौन से उसके पार्ट हैं, कंपोनेंट्स हैं? हेयरिंग, सुनते हैं, लिसन करते हैं जब हम, अटेंटिव रहते हैं, अटेंड करते हैं, कॉन्शियस भी रहते हैं, देन अंडरस्टैंड करते हैं और याद रखते हैं। लेकिन आंसर उसमें हमें बोलना है, वो स्पीकिंग एक्टिविटी में आ गया, स्पीकिंग कंपोनेंट आ गया, ना कि लिसनिंग कंपोनेंट। तो ये नहीं होगा, तो इसलिए ये आंसर है, बिकॉज यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा गया है हमसे। Next is which of the following skill has the largest share in communication time in school, college? Listening, reading, writing और speaking। तो देखिए which of the following skill has the largest share in communication time in school? तो सबसे ज्यादा बच्चा listen करता है, सुनता है या रीड करता है, बोलता है या राइट करता है। तो इनमें कंपेयर किया जाए तो लिसनिंग, क्योंकि टीचर को बच्चे को सुनना पड़ता है एंड वो खुद कम बोलता है, अगर हम कंपेयर करें ओवरऑल स्कूल एक्टिविटीज में उसके।
Next is question number 17. The most important aspect of communication listening can be improved by making the attention fully paid, making the communicated material novel, interesting and need based, making voice effective and impressive, and last is all of these. तो देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन लिसनिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कम्युनिकेशन का, लिसनिंग का, वो कैसे इम्प्रूव हो सकता है? वो इम्प्रूव हो सकता है अटेंशन दें, एंड जो आपका कम्युनिकेशन का मटेरियल हो वो नीड और इंटरेस्ट के बेस पे हो, मेकिंग वॉइस इफेक्टिव, वॉइस अच्छी हो, इम्प्रेसिव हो, तो ये सभी ऑप्शन है, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. अ स्टूडेंट हेल्प्स अ टीचर टू सॉल्व द प्रॉब्लम वाइल द टीचर वॉज डिलीवरिंग द लेक्चर. ही वॉज, अगर एक टीचर पढ़ा रही है, क्लास में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है और बच्चा हेल्प कर देता है, तो ये क्या है? ये क्या माना जाता है? ये माना जाता है वो एक एम्पैथेटिक लिसनर है, इवैल्यूएटिव लिसनर है, रियलिस्टिक लिसनर है, या इंफॉर्मेटिव लिसनर है? ये माना जाएगा वो एक एम्पैथेटिक लिसनर है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इनहैंसेस थ्रू. अब जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का वो कैसे इनहैंस होता है, बढ़ता है? तो बिलोंगिंगनेस से डेफिनेटली, एंड सिक्योरिटी एंड फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, इससे भी होता है। इनफॉर्मेलिटी ऑफ मीटिंग्स एंड अवॉइडेंस ऑफ प्रेशर, इससे भी जो है आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा, तो ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज द डैश इज द पर्सन हु ट्रांसमिट्स द मैसेज. जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है वो है रिसीवर, ड्राइवर, सेंडर, क्लीनर। तो सेंडर होता है जो ट्रांसमिट करता है मैसेजेस को, एंड रिसीवर जो होता है वो रिसीव करता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. डैश इज द पर्सन हु notices and decodes and attaches some meaning to message. अब कौन है जो मीनिंग, जो उसको मैसेज मिला उसमें कुछ मीनिंग को एड ऑन करेगा और समझेगा, तो वो करेगा रिसीवर, ना कि ड्राइवर, ना सेंडर, ना क्लीनर। Next is question number 22. Question number 22 is dash communication includes tone of voice body languages, tone of voice body languages, sorry 2 बार repeat हो गया ये, facial expressions etc. तो ये जेस्चर्स हैं बेसिकली, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस या फेशियल आपके जेस्चर्स हो सकते हैं। तो ये सब किस चीज़ का पार्ट है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, वर्बल कम्युनिकेशन का, लेटर कम्युनिकेशन या नोटिस कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जो हम बोलते हैं, लेटर कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, नोटिस यहाँ पे इररिलेवेंट है। तो नॉन वर्बल और वर्बल में से आपको पता लगाना है। तो वर्बल हम बोलकर होता है, नॉन वर्बल वो होता है बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से, जेस्चर से। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग अ डैश टेक्स्ट. देखिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है गद्यांश, जो आपने बहुत अर्ली एजेस से अपनी हर क्लास में, अपने एग्जाम्स में, स्कूल लाइफ में अटेंड किया होगा, तो वो रिटन कम्युनिकेशन के अंडर आता है, राइटिंग स्किल के अंडर कैटेगराइज होता है। नेक्स्ट इज रीडिंग इज अ डैश प्रोसेस. रीडिंग क्या है? एनकोडिंग, लिसनिंग, डिकोडिंग या आपका टॉकिंग। तो देखिए, जो रीडिंग है वो डिकोडिंग है, कुछ साइंस एंड सिंबल्स होते हैं और उनको हम समझते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25. पीपल कैनॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर विदाउट. किस चीज के बिना जो लोग हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, बातचीत नहीं कर सकते हैं? तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया क्वेश्चन समझाते हुए, कम्युनिकेशन के थ्रू। दिस इज वेरी इजी। देन क्वेश्चन नंबर 26. द लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट शुड बी. एक रिपोर्ट राइटिंग की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? फॉर्मेलिटी वाली, फॉर्मल वाली, कैजुअल वाली, लूज वाली। देखिए, ये तीनों इनफॉर्मल वर्ड्स हैं, तो फॉर्मल होनी चाहिए बिकॉज वो मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में प्रिंट होती है, हायर अथॉरिटीज उसको देखती हैं, तो इट शुड बी फॉर्मल।
Next is question number 27. Which of the following is not a foundational skill of language learning? Reading, writing, speaking, watching. तो कौन सा जो है इनमें से वो फाउंडेशनल स्किल नहीं है आपकी लैंग्वेज लर्निंग की? तो देखिए, रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, वॉचिंग देखना, तो इट इज रिलेवेंट हियर. Then which of the following statement is true? Writing expresses who we are as a people. Writing preserves our ideas and memories. Writing allow us to entertain others. All of the above. देखिए, writing जो है उससे हम औरों तक अपनी बातचीत पहुंचा सकते हैं. एक्सप्रेसेस हु वी आर एज अ पीपल, कि हम एज एन इंडिविजुअल कैसे हैं. उससे हम देखिए जो हमारे आइडियाज हैं या हमारी मेमोरीज हैं उनको लिखकर, जैसे डायरी के थ्रू होता है, हम उसको सहेज कर रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं. और उसके जरिए हम औरों को एंटरटेन भी कर सकते हैं. किसके? राइटिंग के जरिए. तो ये तीनों बातें ट्रुथ हैं, ट्रू हैं. तो ऑल ऑफ द अबव. Which of the following is not a step of developing listening skill? Face the speaker and maintain eye contact. Don't interrupt and don't impose your solutions. Ask the speaker to take pause in between and reply him. Wait for the speaker to take pause and ask questions. तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा कि ask the speaker to take pause in between and reply him. देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं. Which of the following is not a step of developing listening skill? कि listening skill की डेवलपमेंट में कौन सा इनमें से स्टेप नहीं है? हम देखिए, फेस करना स्पीकर को और उसके साथ आई कांटेक्ट बनाना इम्पोर्टेंट है. उसको बीच में इंटरप्ट ना करे ना, और अपने सॉल्यूशंस हम उस पर इम्पोज नहीं करें कि भाई जो मैंने कहा अब तो वो मान. तो ये चीज नहीं होनी चाहिए. हम उस पर कुछ इम्पोज नहीं कर सकते हैं अपने डिसीजंस को, अपने सॉल्यूशंस को. एंड फोर्थ इज वेट फॉर द स्पीकर टू टेक पॉज एंड टू आस्क क्वेश्चंस. हम सामने वाले का जो बोल रहा है स्पीकर का वेट करेंगे कि वो कब बीच में पॉज लेता है. जब वो पॉज लेगा या अपनी बात खत्म कर चुका होगा तब हम बात करना स्टार्ट करेंगे, तब हम अपने क्वेश्चंस पूछेंगे. जो ऑप्शन 3 है वो बोल रहा है यहाँ पे, ऑप्शन 3 का मतलब है कि हम स्पीकर को बोले रुक जाओ, आप पॉज लो, मुझे कुछ पूछना है, और हम उसे रिप्लाई करें या उससे कुछ पूछें. तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. ये लिसनिंग स्किल को डेवलपमेंट का प्रोसेस या स्टेप बिल्कुल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल इन स्टूडेंट्स? तो एज अ टीचर इनमें से कौन सी आपका क्या रोल होगा कि आप बच्चों के अंदर रीडिंग स्किल को डेवलप करें? प्रोवाइड अ रिच एंड वेराइड लिटरेसी एनवायरनमेंट दैट इंक्लूड्स इंटरेस्टिंग रीडिंग रिसोर्सेज. बच्चों को कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड कराना जो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, प्लस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उनमें रिच वेराइटी हो, अच्छी नॉलेज हो, एंड अच्छे बच्चों के इंटरेस्ट के वो रीडिंग रिसोर्सेज हों. डेफिनेटली एज अ टीचर हम ये करेंगे. देन प्रोवाइडिंग फ्रीडम टू स्टूडेंट्स टू चूज द रीडिंग मटेरियल ऑफ देयर चॉइस. देखिए, किसी बच्चे को कुछ पढ़ना पसंद होता है, लाइक उसको एक्शन बुक्स पसंद है, किसी को हॉरर बुक्स पसंद होती हैं, किसी को कार्टूनिस्टिक कॉमिक्स पसंद होती हैं. तो वो सबके अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है. तो एज अ टीचर हमें बच्चों को आज़ादी देनी है, फ्रीडम देना है कि वो अपनी पसंद का जो आपका मटेरियल है रीडिंग का, बुक्स वगैरह हो गई या और भी अन्य चीजें, वो चूज कर सकें. ये भी करेक्ट है. देन इंक्लूडिंग रीडिंग इन एवरीडे एक्टिविटी. बच्चों की रोज की जो एक्टिविटीज हैं स्कूल की या होमवर्क की, उसमें हम रीडिंग को इंक्लूड करें. तो डेफिनेटली ये सभी ऑप्शंस हैं. Then question number 31. Which of the following is not an objective of language across the curriculum? इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का? फर्स्ट इज टू सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ईच चाइल्ड. बिल्कुल लैंग्वेज को डेवलप करना हर एक बच्चे में, उसको सपोर्ट करना बच्चे को लैंग्वेज लर्निंग में. नेक्स्ट इज टू हेल्प स्टूडेंट्स गेटिंग गुड मार्क्स. मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि किसी भी चीज का फोकस हम कभी नहीं रखते कि बच्चे सिर्फ अच्छे मार्क्स लाएं, वो कभी भी आपका ऑप्शन नहीं होगा.
तो ये बिल्कुल आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है LAC का। फिर भी अदर 2 ऑप्शंस पढ़ेंगे। देखिए मुझे जहाँ पे ये ऑप्शन दिख जाता है मुझे वहीं पे फुल स्टॉप लग जाता है कि यही आंसर होगा, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल इन स्टूडेंट्स, बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना डेफिनेटली। देन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन मेंटल एंड लिंग्विस्टिक स्किल्स, बच्चों की मेंटल मानसिक और उनकी लैंग्वेज की स्किल्स का डेवलपमेंट हो वो भी होगा। तो ये भी ऑब्जेक्टिव है LAC का। तो जो ऑब्जेक्टिव नहीं है वो है सेकेंड ऑप्शन, टू हेल्प स्टूडेंट्स गेटिंग गुड मार्क्स। Next is question number 32. Which of the following is not a characteristic of a good handwriting? तो एक अच्छी हैंडराइटिंग का इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है? फर्स्ट इज लेटर फॉर्म्ड करेक्टली, बच्चे ठीक से लेटर्स को बनाएं, चाहे ABCD लिख रहे हैं, क ख ग लिख रहे हैं या और कोई लैंग्वेज है उसमें जो भी लिख रहे हैं तो उनकी जो भी साइन एंड सिंबल्स होते हैं तो उनकी लेटर फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक हो, लेटर के साइजेस ठीक हो। देखिए बहुत बच्चों को देखा है वो बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं, कुछ छोटा लिखते हैं, तो वो साइजिंग जो है वो एप्रोप्रिएट हो। मूड वाइल राइटिंग, बच्चे का मूड कैसा है लिखते वक्त, तो ये गुड हैंड राइटिंग पे का एक करेक्टरिस्टिक नहीं है। देन स्लांट ऑफ लेटर्स, बच्चा कैसे स्लांटली लेटर्स को बनाता है, मतलब राइट साइड कितने वो झुके हुए हैं, लेफ्ट साइड कितना झुका हुआ है, तो उस पे डिपेंड करता है। लेकिन मूड, एक अच्छी हैंडराइटिंग डेफिनेटली, देखिए ये भी हम काफी हद तक मान सकते हैं कि बच्चे का मूड लिखते हुए कैसा है उस पे भी उसकी हैंडराइटिंग अच्छी बुरी हो सकती है, बट इसको हम एज सच लेंगे नहीं, बिकॉज अगर ये तीनों ऑप्शंस हम देखेंगे तो ये हैंडराइटिंग के आपके लिखने से रिलेटेड हैं और ये आपका अफेक्टिव डोमेन, मतलब मूड आपका आ जाता है नॉट लिखने से रिलेटेड, जो आपकी फिंगर्स से या आपकी हैंड मूवमेंट से या साइकोमोटर नहीं है, ये बेसिकली ये आपका अलग है, ऑड है इन ऑप्शन से, तो आप इसको भी मान सकते हैं। देखिए कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो हमें लगता है ये भी हो सकता है, चारों ही ठीक है, मूड भी बिल्कुल होता है, बट यहाँ पे हम बाकी ऑप्शंस को भी देखेंगे कि उनमें से ऑड कौन सा लग रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ऑप्शन 3 नहीं, ये भी आंसर होगा, गलत है। यहाँ पे हमें चारों को कंपेयर करते हुए देखना है कि सबसे कम जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि और में भी कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम ये इररिलेवेंट नहीं है, यहाँ पे ये आंसर हो सकता है। देखिए हमें चारों में से कंपेयर करना है, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पे हमें इन चारों में से ही डिसाइड करना है। तो उसमें से जो हमें रेलेवेंट लगेगा, सबसे सुटेबल लगेगा, हम उसको टिक करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीकिंग स्किल? इनमें से कौन सा स्पीकिंग का, बोलने की स्किल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? यूज ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशंस, वॉल्यूम, पिच। देखिए बोलने में क्या क्या यूज होता है, हमारी आवाज कितनी तेज है, पिच, गति उसकी, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशंस का वहां पे यूज नहीं है, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है स्पीकिंग स्किल का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34. व्हाट डू यू मीन बाय स्किमिंग? देखिए ये आपके जो क्वेश्चन है, स्किमिंग हो गया, स्कैनिंग हो गया, या ये आपके जनरली 4 मार्क्स में आते हैं। अगर ये 16 मार्क्स में आते हैं तो ये क्वेश्चन का वन ऑफ द पार्ट होते हैं, क्योंकि 16 मार्क्स का क्वेश्चन 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो जो आपके पहले 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करते थे, तो उनका जस्ट ओवरव्यू लेना है, उनकी डिटेल स्टडी आपको नहीं करनी है, क्योंकि उसमें से डेफिनेटली एक ही क्वेश्चन आएगा पर्टिकुलर टॉपिक में से। तो यहाँ पे स्किमिंग क्या है? रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू गेट अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल। जल्दी जल्दी पढ़ लेना कि हमें सिर्फ क्या लिखा है, लाइक एक स्टोरी है तो हमें जल्दी से पढ़ लें कि स्टोरी किस बारे में है, जस्ट उसका मॉरल पता चल जाए, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं वो पता चल जाए, एक ओवरव्यू मिल जाए। देन रीडिंग स्लोली, धीरे धीरे रीड करना, सो दैट अच्छे से ओवरव्यू, हमें जनरल ओवरव्यू मिल पाए। नो, इट इज ऐसा नहीं है। जनरल ओवरव्यू के लिए हम स्लोली नहीं पढ़ेंगे, वो हम डिटेल्ड ओवरव्यू के लिए, डिटेल अगर क्या है, डिटेल स्टडी के लिए बेसिकली हम स्लोली पढ़ेंगे। तो रीडिंग लाउडली टू अंडरस्टैंड बेटर, देखिए अच्छे से समझने के लिए तेज तेज रीड करने की कभी जरूरत नहीं होती है, तो नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 1 यहाँ पे रेलेवेंट है।
तो आपका 1 ऑप्शन है कि स्किमिंग क्या होती है। स्किमिंग है कि जल्दी जल्दी पढ़ना, जल्दी जल्दी रीड करना, सिर्फ उस मटेरियल में जो भी हम रीड कर रहे हैं उसका ओवरव्यू क्या है वो हमें मिल जाए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ रीडिंग। इनमें से कौन सी टेक्निक नहीं है रीडिंग की? स्कैनिंग, इंक्वायरिंग, स्किमिंग या एक्टिव रीडिंग। देखिए अगर आप अपना सिलेबस भी देखेंगे तो स्कैनिंग, स्किमिंग, एक्टिव रीडिंग आपके सिलेबस का पार्ट है, इंक्वायरिंग नहीं है पार्ट, बिकॉज ये इररेलेवेंट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या है ये भी आप 4 मार्क्स के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं अपने थ्योरी एग्जाम में, तो इस बार एमसीक्यू है तो इसका भी आपको जनरल ओवरव्यू इस बार लेना है। तो स्कैनिंग इज रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट्स। देखिए स्कैनिंग और स्किमिंग बिल्कुल आपके लगा लीजिए भाई बहन हैं, बहुत क्लोज रिलेशन है इनका, दोनों के मतलब में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। देखिए स्कैनिंग का मतलब है कि जल्दी जल्दी रीड कर लेना कि अंदर क्या क्या फैक्ट्स हैं, स्पेसिफिक जो भी फैक्ट्स हैं वो हमें पता चल सके। नेक्स्ट इज, तो ये आंसर है ऑलरेडी आई टोल्ड यू, तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं पहले। नेक्स्ट इज स्कैनिंग इज रीडिंग स्लोली इन ऑर्डर टू दिस। देखिए बाकी ऑप्शंस रीड नहीं करते हैं बिकॉज आप स्कैनिंग का मतलब एक बार समझ लेंगे, आप अदर ऑप्शन से कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए उनको हम छोड़ देते हैं। तो स्कैनिंग क्या है? स्कैनिंग का मतलब है जल्दी जल्दी रीड करना कि उसके अंदर क्या क्या तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, वो हमें पता चल जाए, जो भी स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज स्कीमा थ्योरी। स्कीमा थ्योरी क्या होती है? स्कीमा थ्योरी इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ रीडर्स यूज प्रायर नॉलेज टू कॉम्प्रिहेंड एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। तो स्कीमा थ्योरी क्या होती है? वो एक सेकेंड हम पहले रीड कर लेते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज स्कीमा थ्योरी इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ रीडर्स यूज प्रायर नॉलेज टू कॉम्प्रिहेंड एंड लर्न फ्रॉम टेक्स्ट। ये आपका आंसर है, एक्सप्लेन करती हूँ मैं। देन नेक्स्ट स्कीमा थ्योरी इज एन एक्सप्लेनेशन अप्रोच ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। ये नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है। स्कीमा थ्योरी का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ रीडर्स यूज, पुरानी नॉलेज को कैसे एक रीडर यूज करता है अपनी नॉलेज को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए एंड लर्न करने के लिए टेक्स्ट से जो लिखा है। तो बेसिकली ये है स्कीमा थ्योरी। इसका ओवरव्यू बिल्कुल आपको लेना है, इसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, लैंग्वेज कैन बी बेस्ट एक्वायर्ड थ्रू। इनमें से किसके थ्रू लैंग्वेज अच्छे से बच्चा लर्न कर सकता है? एक्टिविटीज, राइटिंग, ड्राइंग या गॉसिपिंग। देखिए एक्टिविटीज से बच्चा सबसे जल्दी लैंग्वेज को लर्न कर सकता है। ड्राइंग और गॉसिपिंग इररिलेवेंट है यहाँ पे। राइटिंग यहाँ पे है, देखिए राइटिंग को हम क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं? बहुतों को राइटिंग और एक्टिविटीज में कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो राइटिंग को हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल लैंग्वेज की बात करी है, जिसमें रीडिंग भी होती है, राइटिंग भी होती है, लिसनिंग भी होती है, स्पीकिंग भी होती है। तो चारों स्किल्स लैंग्वेज में होती है उसके लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए। तो एक्टिविटीज के ही जरिए उन चारों को हम अचीव कर सकते हैं। हमारा लैंग्वेज यहाँ पे मतलब सिर्फ राइटिंग नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड अंडर राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग का पार्ट है, आर्टिकल्स राइटिंग का पार्ट है, कॉन्वर्जेशन राइटिंग का पार्ट नहीं है, वो बोलने का पार्ट है, नोटिसेस राइटिंग का पार्ट है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे जो है वो रेलेवेंट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका। देन क्वेश्चन नंबर 40, विच एक्टिविटी यू विल इंक्लूड इन योर क्लास टू डेवलप लिसनिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स। आप इनमें से कौन सी एक्टिविटी को इंक्लूड करोगे अपनी क्लासरूम में सो दैट बच्चों की लिसनिंग, सुनने की जो स्किल है वो डेवलप हो सके? स्टोरी टेलिंग, पोएम्स, वॉचिंग मूवीज, रिपोर्ट राइटिंग। स्टोरी टेलिंग में देखिए बच्चे सुनते हैं, आप स्टोरी सुनाएंगे। पोएम्स भी बच्चे सुनेंगे इफ यू आर, अगर आप राइम्स करा रहे हैं या और कोई पोएम अपनी क्लास में करा रहे हैं। मूवीज बच्चे देखेंगे तो उसमें भी डेफिनेटली सुनेंगे, लेकिन जो रिपोर्ट राइटिंग है उसमें बच्चे लिखेंगे ना कि सुनेंगे। तो ये आपकी राइटिंग स्किल है, राइटिंग यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, उसी से आप पता लगा सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 41, रीडिंग न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस विल हेल्प स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग।
रोज न्यूज़पेपर पढ़ेंगे बच्चे तो उससे बच्चों का क्या इंप्रूव होगा, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल या नन ऑफ दीज। तो रीडिंग स्किल बच्चे की डेवलप होगी। और ऐसा होमवर्क हम बच्चों को जनरली लॉन्ग ब्रेक्स में, समर वेकेशंस में या विंटर वेकेशंस में जनरली देते भी हैं, सो दैट बच्चों की जो रीडिंग हैबिट है वो बन सके और रीडिंग स्किल उनकी डेवलप हो। नेक्स्ट इज अ साइंस टीचर विल फोकस ऑन। अब देखिए एक साइंस टीचर किस चीज पे फोकस करेगी। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है एक और तरह से कि लैंग्वेज टीचर किस चीज पे फोकस करेगी। तो लैंग्वेज टीचर या नॉन लैंग्वेज टीचर किस चीज पे फोकस करेगी, या नॉन लैंग्वेज टीचर में आपका साइंस सब्जेक्ट दे दिया जा सकता है, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, वो भी यहाँ पे मेंशन हो सकता है। तो कुछ ये आपका देखिए तोड़ मरोड़ के मतलब लैंग्वेज को चेंज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो मैंने आपको आइडिया दे दिया कैसे। साइंस सब्जेक्ट पे फोकस करेगी साइंस टीचर, लैंग्वेज पे फोकस करेगी बच्चों की, ग्रामेटिकल एरर्स पे करेगी या सब पे करेगी। देखिए सब पे करेगी। स्कूल जब हम बच्चा स्कूल में होता है तो बच्चे की हर एक चीज पे फोकस करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन टेक्निकली बहुतों को लग रहा होगा कि साइंस टीचर सिर्फ साइंस पे फोकस करेगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जो प्रावधान बने हैं, जो डिफरेंट एजुकेशन की स्कीम्स आई हैं, उन्होंने बार बार ये चीजों का जिक्र अपनी हर एक पॉलिसी में या ड्राफ्ट जो भी उन्होंने दिया है उसमें हमेशा ये चीज डिस्कस हुई है कि बच्चे की लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि सारी टीचर्स मिलके काम करें, चाहे वो नॉन लैंग्वेज टीचर हो, वो भी इन चीजों पे फोकस करे। और आप किसी भी स्कूल की किसी भी बच्चे की कॉपी उठाकर देखेंगे तो वहां पे करेक्शंस में स्पेलिंग एरर्स, ग्रामेटिकल एरर्स पे साइंस टीचर्स जो होती हैं या नॉन लैंग्वेज टीचर्स जो होती हैं वो उनका फोकस इस पे भी रहता है। देखिए कम रहता है, लैंग्वेज टीचर का ज्यादा रहेगा, लेकिन साइंस टीचर का, नॉन लैंग्वेज टीचर्स का भी रहता है। ये ऐसा नहीं है उनका रहता नहीं है, तो उनका भी रहता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक। इनमें से किसको हम फादर बोलते हैं मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का? तो वो है चॉम्स्की का नाम देखिए सुना होगा आपने, बिल्कुल बहुत सारी डेफिनेशंस भी इन्होंने दी हैं। जो मैंने आपको लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम की आपकी लिंग्विस्टिक्स वाली वीडियो भी कराई है, इवन काफी सारी कराई है, तो उनमें डेफिनेशन इनकी इंक्लूडेड है। देन क्वेश्चन नंबर 44, कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम। इनमें से कौन से कंपोनेंट्स हैं करिकुलम के? इवैल्यूएशन, ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग स्ट्रैटेजीज या ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि करिकुलम में इवैल्यूएशन भी इंक्लूडेड होता है, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, ये सब भी इंक्लूडेड होता है और टीचिंग स्ट्रैटेजीज भी इंक्लूडेड होती हैं। तो सभी कंपोनेंट्स हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, इंटरैक्टिव लिसनिंग इज। इंटरैक्टिव लिसनिंग क्या है? लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, लिसनिंग फॉर मूड एंड टोन, listening for word stress and emphasis, listening for finding out speaker's attitude। तो देखिए लिसन करना और रिस्पॉन्ड करना, जो आपने सुना है उसका रिप्लाई करना, तो वो है आपका इंटरैक्टिव लिसनिंग का, बेसिकली इंटरैक्टिव लिसनिंग वही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एजम्पशन इन लैंग्वेज टीचिंग? फर्स्ट इज learners acquire language by trying to use it in a real situation. Learners find language play an important role in learning. Language teaching should have a focus in communicative activities. Language teaching should give importance to writing than speech। तो इनमें से कौन सा गलत assumption है, incorrect assumption है about लैंग्वेज टीचिंग? तो जो आपका आंसर है वो है लैंग्वेज टीचिंग शुड गिव इम्पोर्टेंस टू राइटिंग रेदर देन स्पीच। तो ऐसा नहीं है। देखिए लैंग्वेज टीचिंग का फोकस राइटिंग पे भी होता है और स्पीच पे भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइटिंग पे होगा स्पीच पे नहीं होगा, या स्पीच पे है राइटिंग पे नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है।
तो क्वेश्चन नंबर 47 नेक्स्ट, विच लैंग्वेज इज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड। तो मदर टंग जो होती है वो बच्चे की पहली लैंग्वेज होती है, जरूरी नहीं है वो रीजनल लैंग्वेज हो, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है रीजनल लैंग्वेज के बीच बहुतों को। देखिए अगर एक बच्चा, एक स्टूडेंट अगर साउथ से बिलोंग करता है, सपोज वो केरला से बिलोंग करता है और उसकी रीजनल लैंग्वेज मलयाली है, और अगर वो दिल्ली में बॉर्न एंड बॉटअप हुआ है, तो मे बी उसकी मदर टंग अब हिंदी हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी मलयाली ही मदर टंग हो, तो ऐसा बहुत सारी केसेस में आपको देखने को मिलेगा। तो मदर टंग जो है वो बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज होती है, ना कि रीजनल लैंग्वेज। हु सजेस्ट दैट चिल्ड्रन लर्न बाय इमिटेटिंग अदर्स। तो ये किसने कहा कि बच्चे औरों को देखकर सीखते हैं, उनसे लर्न करते हैं। चोमस्की, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे या कॉलबर्ग। तो ये कहा था आपका जीन पियाजे ने। नेक्स्ट इज करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ सोसाइटी, होम, स्कूल, एरिया। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आ सकता है, क्योंकि करिकुलम का जो आपका टॉपिक है ये एक ही सब्जेक्ट से लिमिटेड नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो करिकुलम एक सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, ना कि सिर्फ घर को, स्कूल को, एरिया को, ये सब ऑलरेडी सोसाइटी में इंक्लूडेड है। Last is question number 50. Organization of arguments and ideas in a paragraph is an important aspect of writing essay, writing memos, writing stories, writing personal letters. तो आर्ग्यूमेंट्स और आइडियाज एक पैराग्राफ में हो तो ये किस में होता है, ये ऐसे में होता है। देखिए ऐसे राइटिंग हम बच्चों को देते हैं जिसकी वेटेज भी हम ज्यादा रखते हैं राइटिंग स्किल के अंडर। हर एक बच्चा देखिए वो बहुत ही अर्ली क्लास से एसेज को हम इंक्लूड करने लग जाते हैं हर एक एग्जामिनेशन में इन पर्टिकुलर लैंग्वेज, जिसमें आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, आइडियाज भी हो सकते हैं। उसके आप जनरली टॉपिक देखेंगे तो सोशल टॉपिक्स होते हैं एंड पॉलिटिकल से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, सो दैट उसमें बच्चे को फ्रीडम भी मिले आर्ग्यूमेंट का और उसके आइडियाज, थॉट्स, एक्सप्रेशंस भी टीचर को पता चल सके। तो ये थे कुछ 50 क्वेश्चंस आपके फॉर योर टॉपिक लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, एंड और भी वीडियोस आपके लिए डेफिनेटली आती रहेंगी। अभी तक हम 3 सब्जेक्ट्स को कवर कर चुके हैं, बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो भी जल्द ही 1-2 दिन में वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। सो बी अपडेटेड ऑन द चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जैसे ही वीडियो चैनल पे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।